तो है ना, पापा ऐसा पूछ रहे थे कि भाई की भी ट्यूशन क्लासेस चालू करनी है। हाँ हाँ, उनका उसका भी मैंने प्लान कर दिया है। अभी हम्म। सैटरडे से, या फिर आज कल छुट्टी थी ना, तो कल मैंने प्लान कर लिया था, हाँ मेरे पास में कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं सबको फोन लगा दिया है। मंडे से या फिर हाँ सैटरडे से मैं शुरू कर दूंगा, हाँ, है कि नहीं? ठीक है। भैया हाँ लाइट का हाँ। चैप्टर नंबर कौन सा है? लाइट का चैप्टर नंबर देखो ना तुम लोग, शायद थर्ड फोर्थ। पहले इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मिल गया, 10 10 है, है। 10। ओके। 10 है ना। हाँ। तो बात करता हूँ मैं लाइट चैप्टर की, सब लोग नोट कर लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है भाई। ओके यस, नहीं तो वापस उस दिन जैसे गड़बड़ हो जाएगा ना। लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, क्योंकि फिनोमेना इट इज बिकॉज के लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं है। लाइट इज द बेसिक नीड जिसके मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आज देख पा रहे हो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। यानी लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको कोई पूछे ना व्हाट इज लाइट, तो आप कह सकते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके मदद से, या फिर जो हमारे बॉडी में या फिर अपने आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मैं तुमको ना लाइट चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सो दैट क्या तुमको पता चलेगा भाई लाइट चैप्टर आगे भी कितना काम आ सकता है, नॉट ओनली इन 10th चैनल या फिर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे है तो अच्छे से समझते हैं लाइट चैप्टर है क्या एक्चुअली। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में तो तुमने बहुत कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ है, एनर्जी का तो वर्क एनर्जी पूरा चैप्टर ही था अपने ऊपर, है ना। तो वैसे ही एक कैटेगरी है अपने पास में, लाइट। ठीक है, ये लाइट इतनी खतरनाक एनर्जी है जो हमारे आंखों में कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहली बात, लाइट के ऊपर, लाइट जो कुछ ऑब्जेक्ट जिसके पास में खुद की लाइट होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होती है जिसके पास में खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ सन, अ बल्ब, अ कैंडल, ये सबके पास में अपनी खुद की लाइट है। ठीक है, तो इन सब को बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट। ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, या फिर जो किसी और की लाइट लेकर, ठीक है, किसी और की लाइट लेकर हमें लगता है कि भाई उसके ऊपर लाइट आ रही है, या फिर एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, लाइट के बिना हम कोई भी चीज देख ही नहीं सकते। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी होती है ना, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही करती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही करती है। और बिकॉज इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए अपन को कोई चीज दिखाई दे रही है। अच्छा देखो, मान लो आई एम इन अ डार्क रूम, मैं एकदम अंधेरे में, एकदम मतलब रात का टाइम, सिनेमा थिएटर टाइप ऐसा कुछ हो गया, एकदम अंधेरे में बैठा हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब तक एक लाइट प्रोड्यूस नहीं करोगे ना, तब तक वो लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे आंखों में नहीं आएगा, और तब तक मुझे वो चीज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस। भैया अंधेरे में भी थोड़ी देर बाद दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा। वो जस्ट बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है। अगर लाइट नहीं आती ना, तो हमें नहीं दिखाई देता। जैसे देखो, अब अगर आप अंधेरे में जाओगे ना, तो आपका जो रेटिना है ना, वो रेटिना एकदम ज्यादा, मतलब आप ना चाहते हुए अपनी आंखें एकदम खोलोगे, ना चाहते हुए भी। अगर सपोज करो अभी मैं एकदम सनलाइट में जाता हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ से अगर सनलाइट आएगी, तो मेरी आंखें ना एकदम ऐसी हो जाएगी, अरे क्या हो रहा है। जानबूझ के कोई भी ज्यादा लाइट आती है ना, तो अपनी आंखों के अंदर सेंसर है। ठीक है, तो वैसे जब आप अंदर जाते हैं ना, तो आपकी आंखें ना लाइट को ढूंढती है कि कहाँ से लाइट आ रही है। मान लो कि एकदम अंधेरे वाले ऑब्जेक्ट में भी जाते हैं अपन, ठीक है, जहां पे इतना दूर एग्जिट लिखा होता है, इतना दूर मतलब मान लो कि अपन से 1 किलोमीटर दूर होता है वो, यानी एकदम टॉप पे बैठे होते हैं और एकदम नीचे वो एग्जिट लिखा होता है इतना सा, तो भी अपन को एकदम क्लियरली दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन ऑफ
साइट, देखने का सेंसेशन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। कौन? लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में समझ में। अब देखो लाइट का भी कुछ नेचर है, जैसे कि हर ऑब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो वैसे ही लाइट के भी कुछ नेचर है। पहले एक बार इतने चीज समझ में आई, ये हो गया बेसिक ऑफ लाइट कि हाँ भाई लाइट क्या होती है। लाइट के बिना हम देख नहीं सकते। हाँ, यस नैंसी। ऐसा क्यों होता है जब हम रात को, आधी रात को हम जैसे लाइट ऑन करते तो आईज ओपन क्यों नहीं होती फिर? हाँ, जस्ट बिकॉज अपनी आंखें जो है ना उस कंडीशन में सेट हो जाती है। ह्यूमन आई के अंदर तुमको बताऊंगा कि अपने आई के जो लेंस होते हैं ना बड़े और छोटे होते रहते हैं, मतलब जो रेटिना होता है ना, रेटिना बड़ा और छोटा होता है। तुम देखना कि अपनी आई से ना इस तरह से होती है। एक तो पहले ये सर्कल, और उसके अंदर एक छोटा सा ये प्यूपिल होता है। ये प्यूपिल है ना बड़ा और छोटा होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कितने अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है। अब आपकी आंखें ना एकदम से एडजस्ट हो गई है। ऐसा नहीं कि रात को आधी रात को उठोगे, आप सिनेमा हॉल से बाहर भी जाओगे ना तो भी आपको एकदम से ऐसे हो जाएगा यार, कहाँ आंखों पे एकदम से वो कहते हैं ना ज्यादा प्रेशर आता है, जस्ट बिकॉज कि आपका जो प्यूपिल है ना उस टाइम पे लाइट को ढूंढ रहा था। आपका जो प्यूपिल है वो उस टाइम पे लाइट को ढूंढ रहा था, तो लाइट को ढूंढने के चक्कर में ना प्यूपिल इतना बड़ा हो जाता है। अब प्यूपिल इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब जब प्यूपिल इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो जैसे ही आप कहीं पे बाहर जाओगे फिर एकदम से आप लाइट ऑन करोगे, तो प्यूपिल क्या होता है वो एकदम से ऐसे नहीं कि अरे लाइट ऑन हो गई छोटा हो जाओ, नहीं, उसको टाइम लगता है, वो एडजस्ट होते होते भी टाइम लगता है। जैसे कि एकदम से आप अंधेरे में जाओगे ना तो भी आपकी आंखें एकदम खुलने लग जाएगी। वो खुल इसलिए रही है क्योंकि प्यूपिल बड़ा हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही एकदम से आप कहीं पे बाहर जाओगे या फिर एकदम से आप आंखों पे लाइट डालोगे, तो ये जो प्यूपिल है वो इतने सारे एनर्जी ले नहीं सकेगा, तो इसलिए आपकी जो आईलिड है वो बंद हो जाएगी। और आईलिड बंद हो जाएगी तो भी देखना आप कभी कभी आंखों के पर्दों पे भी ना ऐसे लाइट गिरती है तो आपको फील होता है। तो दैट्स व्हाट द प्यूपिल वर्क्स, और इसीलिए अपना प्यूपिल जो है ना उस टाइम पे छोटा हो रहा होता है। और बिकॉज अपना प्यूपिल छोटा हो रहा होता है ना, इसलिए हमें वो लाइट जो है वो या फिर अपन को एकदम आंखें ऐसे बंद करनी पड़ती है या फिर एकदम छोटी करनी पड़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा, तुम्हारा थम्स अप नहीं भैया दिख रहा था। यस यस यस। भैया अपने जब सनलाइट में एकदम से देखते हैं और उसके बाद किसी और जगह देखेंगे तो अपने को स्पॉट्स दिखते हैं, ऐसा क्यों? सनलाइट में अपन देखते हैं और फिर अपन को कहीं पे भी देखते हैं तो स्पॉट्स नहीं, शायद से वो छोटे छोटे आप स्टार्स टाइप बोल रहे होंगे कि एकदम भैया डस्ट पार्टिकल जैसे दिखता है। हाँ, डस्ट पार्टिकल्स जैसे दिखता है ना, तो उसके लिए लाइट की नेचर प्रॉपर्टी पढ़नी बहुत जरूरी है कि वो क्या चीज है। और वो जो चीज है ना वो अपने सेंसेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो अपना रेटिना है, रेटिना फिर आगे जो इमेज भेजता है, सेंसेशन भेजता है अपने वहां पे पीछे बैक साइड पे, क्या नाम है, रेटिना ही है ना उसका, वहां से फिर अपने आगे नर्व्स से जाती है। वो नर्व्स तो वो इमेज कुछ टाइम के लिए रह जाती है। इसलिए अब देखना कि कभी कभी अपन कुछ मूवी भी देख रहे होते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे वो आता फिर वो धीरे धीरे स्लो मोशन में इधर आता है। तो वैसे ही कभी कभी अपना ब्रेन भी ऐसा स्लो, वो दिमाग तो वहीं से ही आया ना, कि ऐसा थोड़ी कि भाई हाँ चलो ऐसा भी तो स्लो मोशन में जा सकता है। नहीं, वो इमेज अपने यहीं से प्रोड्यूस हुई थी और फिर उसको अपन ने साइंटिफिक मूवी या फिर साई-फाई मूवी में अपन ने उसको ऐसे पुट करना सीखे। तो ये भी चीज वहीं से इन्वेंट हुई है। हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने रेटिना में थोड़ी टाइम के लिए रह जाती है, या फिर उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है ना कि वो लाइट अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं और थोड़ी सी इंटेंसिटी उसके अंदर रह जाती है, यानी अमाउंट ऑफ लाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट रह जाती है, तो इसलिए अपन को स्पॉट जैसा दिखता है, को दिखता ही नहीं है, एकदम धुंधला दिखने लग जाता है ऐसा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ आएंगे इन सब पॉइंट पे आएंगे, लेकिन पहले हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट लाइट इज। लाइट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, या फिर लाइट जैसा भी है ना, आज के दिन सिर्फ लाइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से मुझे पता है कि अपन को 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर आना पड़ेगा। नहीं तो एकदम से सिलेबस पे आऊंगा तुम लोग बोलोगे यार हमको कुछ पकाऊ चीज पढ़ने को मिल रही है। तो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व ऑल द डाउट्स ऑफ लाइट, कि भाई लाइट एक्चुअली होता क्या है और उसको कहां तक अपन लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लियर हो जाएगा वैसे अपन एक अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट एग्जैक्टली आवर चैप्टर इज। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको कि लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो ल्यूमिनस भी है और नॉन ल्यूमिनस भी, यानी लाइट जो बॉडी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करती है, ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करती है, एन ऑब्जेक्ट व्हिच प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एक बार अपने बुक में कहीं नोट डाउन कर लो। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब है ना एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं मैं कि लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ में आ गया,
जिसकी मदद से क्या होता है, सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब लाइट की भी तो कुछ प्रॉपर्टी है भाई, लाइट के भी तो कुछ नेचर है। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर है ना बहुत बड़ा फिजिक्स बेस्ड है, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। देखो इसका एक एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, तुमको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ पे है ना एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह की ये बिल्डिंग है अपनी, ये रोड हो गई, ठीक है, यहाँ पे अपना सन है, सन लाइट की रेज भेज रहा है। अब ये जो सन की लाइट की रेज है वो इस बिल्डिंग पे गिर रही है, ठीक है। चलो मान लो मैं इस रे की बात कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग पे गिरी, ठीक है, और ये जब सारी लाइट रे गिरती है तो यहाँ पे एक शैडो बनता है बिल्डिंग का, राइट। अगर मान लो, मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर ये बिल्डिंग के ऊपर लाइट की रे गिरती, मान लो ये सन यहाँ पे है, इसके ऊपर लाइट की रे गिरती, और शैडो कब नहीं बनता, जब लाइट की रे यहाँ पे आती, ऊपर चली जाती इधर से ऐसे और ऐसे। अगर इस तरीके का कुछ कंडीशन होता ना कि भाई लाइट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो लाइट को अपने अंदर नहीं लेता है, जो अपने अंदर लाइट को नहीं समाता है, मतलब अपने अंदर आने नहीं देता लाइट को, आर पार नहीं करने देता लाइट को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, दिस वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये वॉल भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये पेन भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा इनका रिफ्लेक्शन होता है या फिर इनका शैडो कास्ट होता है। तो देखो इसका शैडो कास्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती ना तो इसका शैडो कास्ट ही नहीं होता, इधर शैडो आता ही नहीं, क्योंकि भाई लाइट की रे आई तो थी लेकिन वो ऊपर से वापस घूम के इधर आ गई, लेकिन इट नेवर बेंड्स, है ना। तो इसीलिए इसका रीजन है। गिव मी थम्स अप अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया तो, कि भाई लाइट का शैडो हमेशा अपन को क्यों दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज, यस, जस्ट बिकॉज उसकी जो क्या कहते हैं लाइट जो ट्रैवलिंग है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके नैन्सी, श्योर ना, आपको क्लियर हुआ? नैन्सी का थम्स अप नहीं है भाई? नहीं भाई, एक बार वापस समझाओ ना। देखो नैन्सी, मैं ये बता रहा हूँ कि लाइट की जो रेस है वो स्ट्रेट आ रही है, तो स्ट्रेट आ रही है ना, इसीलिए इसका एक इधर शैडो बन रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेट नहीं होती, मान लो कि ये लाइट की रेस ऐसे आ रही है, ठीक है, अगर स्ट्रेट नहीं होती तो वो यहां से ऐसे बेंड करके जा सकती थी, या फिर वो यहां से नीचे से इधर चली जाती फिर खत्म हो जाती, या फिर ये इधर से जाके फिर वापस ऊपर इधर आ जाती। नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं। कंडीशन होता ही नहीं, वो एकदम स्ट्रेट ही चलती है। तो स्ट्रेट चल रही है तभी तो भाई उसके शैडोज बन रहे हैं, अगर स्ट्रेट नहीं होते तो उसके शैडो नहीं बनते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई शैडो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, लाइट हमेशा ऐसे ही ट्रैवल करती है, ठीक है। हाँ। ओके चल, तो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, नेचर ऑफ लाइट। जो मैंने बताया ना ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना बहुत बड़ा नेचर है, कि लाइट का जो नेचर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक बोलते हैं वेव नेचर, ठीक है, पहला नेचर है वेव नेचर, और दूसरा बोलते हैं दैट इज अ पार्टिकल थियरी नेचर, ठीक है। देखो एक है लाइट का जो वेव नेचर, या फिर मैं उसको कह सकता हूं वेव थियरी, ठीक है, और दूसरी है पार्टिकल्स थियरी। ये जो थियरी है ना, ये थियरी तुम्हारे 11th में बहुत काम आएगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम आएगी। पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वेव जो है ना, ये भी वही कहता है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल थियरी ना, ये भी वही कहता है कि वेव्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स, और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, या फिर अपन बोल सकते हैं पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का नाम रखा हुआ है फिजिक्स वालों ने फोटॉन। क्या नाम रखा हुआ है? फोटॉन, ठीक है। तो कहते हैं कि फोटॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स है। वेव्स के बारे में तुमको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आराम से समझो, कोई तकलीफ नहीं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इससे तुमको पता चलेगा लाइट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो वेव थ्योरी क्या कहता है? वेव थ्योरी कहता है कि लाइट जो है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, वेव्स के बारे में मैंने तुमको 9th में काफी अच्छे से पढ़ाया था। एक बताई थी मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया था, अगर आपने 9th में ध्यान दिया हो तो बस वही वेव थ्योरी कहता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती है विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, जिसको कोई भी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं होती है टू ट्रैवल करने के लिए लाइट को किसी भी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। मैं राइट स्टूडेंट्स, गिव मी अ थम्स अप कि हाँ भाई वेव थ्योरी हमको पता है लाइट। ओके, आंचल को याद आ गया है, ध्रुव को याद आ गया, शिवांश को याद आ गया, चलो ठीक है, सबको याद आ गया। 9th ने पढ़ा था साउंड चैप्टर के अंदर, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे कि वैक्यूम के अंदर भी लाइट ट्रैवल करती है। यस, वेरी गुड, वैक्यूम के अंदर भी लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पार्टिकल्स क्या कहता है? पार्टिकल्स ये कहता है कि जो लाइट है ना, लाइट की जो रेस बनती है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये बहुत स्पीड में, इतनी स्पीड में ट्रैवल करते हैं ना कि ये बेंड ही नहीं हो पाता। ऐसा इसका फिजिक्स है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लाइट के जो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं और इतनी स्पीड में चल रहे हैं, एक तो छोटे और इतने छोटे छोटे मिल के पार्टिकल्स बन के, और इतनी स्पीड में जा रहे हैं कि बेंड भी नहीं होता। तुमको पता है कभी कभी अपन कार भी चलाते हैं या फिर बाइक भी चलाते हैं, तो इतनी स्पीड में चलाते हैं तो अपन उसको बेंड भी नहीं कर पाते। तो सेम वैसे ही तो पार्टिकल थियरी क्या कहता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, लाइट रेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, द लाइट रे इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, which travel at a very high speed, which travel at a very high speed and does not bend। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल थ्योरी। अब भाई मैं तुमको पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी क्यों समझा रहा हूँ? वेव थ्योरी देखो, वेव थ्योरी है ना, ये हमें बताती है कि लाइट का डिफ्रैक्शन कैसे होता है, या फिर लाइट में इंटरफेस कैसा आता है। तुमने कभी कभी ऐसा कोई टेलीविजन देखा है, या फिर कोई, मैं तुमको बताऊं ऐसा एक एग्जांपल, कि अपन टीवी में है ना, मैं पहले वीडियो गेम्स खेलता था, तब मुझे वहां से ये है ना इंटरफेस समझ में आया कि लाइट में भी ना इंटरफेस होता है, और वो इंटरफेस बिकॉज ऑफ वेव्स बनता है। देखो तुमको बताता हूँ कि मान लो ये टेलीविजन है, ठीक है, ये अपना टीवी का बॉक्स है, और यहाँ पे है ना कलर्स आते थे ऐसे कि भाई कभी कभी टीवी खराब हो जाती थी, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कलर, और ग्रीन पिगमेंट के साथ में यहाँ पे रेड, और ये जो रेड होता था, ये रेड और ये ग्रीन, ये दोनों मिक्स हो जाते थे इस लाइन में, इतने से पार्ट में ये दोनों मिक्स हो जाते थे। ऐसा कुछ तुमने देखा है कि भाई टीवी के ऊपर ही है ना ऐसे, मतलब कभी कभार तुम मूवी भी देख रहे होंगे तो ऐसी पूरी कलर वाली ऐसे वेव्स बन जाती है, और वो वेव्स एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती है, अलग हाँ अलग मिक्सचर्स वाली। हाँ, कोई 3 कलर से पूरे वो कलरफुल होते हैं। हाँ, कलर से वो एकदम मतलब रेनबो टाइप ऐसा कलर आता है, दैट एग्जैक्टली इज इंटरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ये तुम आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, अभी सिर्फ तुमको मैं बता रहा हूँ कि वेव थ्योरी काम कहाँ आती है या फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। अच्छा, तुमने कभी देखा होगा कि ना लाइट है ना, इतनी सारी लाइट्स है, ये सब लाइट की रेस, ठीक है, और यहाँ पे ना मैं एक बड़ा सा ब्लॉक बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये बड़ा सा ब्लॉक हो गया। ये बड़ा सा ब्लॉक क्या कर देगा? लाइट की रे को ना रोक देगा, ठीक है, और फिर मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, यहाँ से मैं मतलब एक ऐसा स्प्लिट कर दूं, अ होल, ठीक है, हिंदी बोले तो खड्डा कर दिया, ये होल कर दिया। अब लाइट की रे ना यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, लेकिन वो निकलते ही ना इस तरह से ऐसे जाएगी, इस तरह से निकलेगी, और इसको हम बोलते हैं, ये जो बना ना ऐसा, ये कर्व ऐसा दिख रहा है तुमको कि भाई लाइट की रे यहाँ भी निकल रही है, 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 इन सब जगह पे निकल रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी लाइट रे का वेव भैया थ्योरी का मगर वो फिनोमेना। जो प्रिज्म वाला एग्जांपल याद है जिसमें वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, तो सिंगल बीम ही आती है ना उसमें तो लाइट की, जब प्रिज्म में जाने सिंगल के बीम लिए। बीम सिंगल जाती है, लेकिन कैसे वो स्प्लिट हो जाती है? ठीक है, अब वो जो स्प्लिट हो जाती है वो बात नहीं पढ़नी है अपन को, हमें पढ़नी है कि डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि भाई लाइट सीधी चल रही थी,
इतनी बड़ी रेस थी, लेकिन एक मीडियम से जाने के बाद ना वो ऐसे डाइफ्रैक्ट हो गई, यानी फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गई इस तरह से। समझ में आ रहा है? यानी ये लाइटर इधर थी, ये लाइटर इधर थी, ये लाइटर इधर आई, इधर आई, इधर आई, और इधर आके ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 11th 12th में आओगे ना तो पढ़ोगे तुम। मैंने क्या एक बार के लिए ऐसे भैया वो पॉइंट कैसे बन गया वहाँ पे? जैसे अलग अलग रेस आ रही है तो वहाँ पे पॉइंट कैसे बन गया? मैं वही तो समझा रहा हूँ, वो पॉइंट बना कैसे वो तुम आगे पढ़ोगे, लेकिन इस प्रोसेस को डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस अपन को नहीं पढ़नी है, खाली अपन को इतना लाइट की मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि वेव थ्योरी काम कहाँ आ रही है, इसके ऊपर पूरे 4-4 5-5 चैप्टर्स है, इनके ऊपर 4-4 5-5 चैप्टर्स है, और भी 2-3 ऐसे फिनोमेना है जिसके ऊपर पूरा 11th 12th का फिजिक्स बेस्ड है। तो तुम लोग को कभी दिक्कत ना लगे, तुम लोग को ऐसा ना लगे यार लाइट चैप्टर पढ़ा तो सही, लेकिन क्या पढ़ा था और क्या है। यानी 11th 12th में कुछ बच्चे साइंस में जाने के बाद में बोलते हैं कि सर हमने जो पढ़ा था ना वो तो कुछ और ही था। तो इसीलिए मैं उस पूरे चैप्टर को अभी से तुम्हारे पास में लिंक करके दे रहा हूँ कि लाइट की 2 प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसके ऊपर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसकी 2 थियरी है, एक वेव थियरी है जो इन सब में काम आती है, जो हमें अभी कहीं पे भी नहीं पढ़नी, और दूसरी थियरी है पार्टिकल्स थियरी। अच्छा, पार्टिकल्स क्या होता है कि मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक चीज रख दी मैंने, इधर से टकरा गया, ये वापस आ गया, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल इधर से आ रहा था, देखो वापस देखो, ये पार्टिकल इधर से आ रहा था, टकरा गया, इधर आ गया, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये पार्टिकल इधर से आ रहा था, यहाँ से थोड़ी सी जगह मिली इसको, ये वापस से आगे चला गया, पार्टिकल है, क्या गया, पार्टिकल्स। तो इसको हम बोलते हैं पार्टिकल थियरी। ये हमारे फिजिक्स में हमको पढ़ना है। इसके ऊपर आता है रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर आते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में मेरी बात अच्छे से? पार्टिकल्स भाई साहब, पार्टिकल्स जो है ना, वो पार्टिकल्स इधर से उधर जा रहे हैं, पार्टिकल्स इधर से उधर वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से पढ़ो, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है फोटोन। आगे जाके तुम और बड़े होंगे जब फिजिक्स में, चलो मान लो आपने कॉमर्स लिया या फिर अगर आपने कुछ भी लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए द वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग टर्म जिसको आज हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। एंड मॉडर्न फिजिक्स इज बेस्ड ऑन 2 थियरीज। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो 2 थियरी का, आगे जाके तुम ये भी पढ़ोगे कि जो लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, यानी कि ऐसे फोटोन पार्टिकल जो लाइट की स्पीड ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, वो पास्ट में जा सकता है, वो फ्यूचर में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे, इसके ऊपर बहुत सारा फिजिक्स बेस्ड है ना, यानी आप कह सकते हो कि फिजिक्स की शुरुआत है, ठीक है। तो लाइट चैप्टर बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है फिजिक्स की, ठीक है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ सो दैट आपको पता चलेगा यार मैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, पूरी बुक आएगी इसके ऊपर। मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। किसके कंसेप्ट के ऊपर? वेव थियरी एंड पार्टिकल्स थियरी। पहले हम इसको बोलते थे कि भाई सदियों से चली आ रही फिजिक्स, इसके अंदर वेव थियरी भी आता है, इसके अंदर पार्टिकल थियरी भी आता है, इसको हम डुअल थियरी बोलते हैं। लेकिन अब हम इनको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम TUM, क्वांटम फिजिक्स। समझ आ रहा है? ये पूरा हो गया लाइट का एक्सप्लेनेशन। और हम भाई इतना सारा नहीं पढ़ने वाले, अपन इतने सारे में से सिर्फ ये 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं भाई साहब, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और थोड़ा बहुत डिस्पर्जन जो ह्यूमन आई के अंदर आएगा। लेकिन हमको ये 2 पार्ट पे ध्यान देना है अच्छे से। वापस से वही बेस बना रहे हैं, फिर उसके बाद तो हम पार्टिकल थियरी पढ़ेंगे, फिर फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 12th में आओगे तो वेव थियरी के ऊपर पढ़ोगे। अगर नहीं लोगे तो नहीं पढ़ोगे, डेफिनेट सी बात है ना। तो देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, तुमको नोट डाउन करना। और कहीं पे कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो कि हाँ सर ये वाला पार्ट हमको नहीं आया, कोई भी डाउट। राकेश, देखो कुछ बच्चे हैं जो काफी पोटेंशियल है, तो इसीलिए मैं तो मतलब सबको देखते हुए समझा रहा हूँ। और लाइट का इंपॉर्टेंस ये अपने डेली लाइफ में भी कह सकते हैं कि भाई लाइट इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं भी निकाल लेता हूँ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बढ़ू आगे, मिटा दूं इन सबको, गिव मी अ थम्स अप एक बार फटाफट। चलो वेरी गुड। देखो स्लोली बढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। आप देखो जितना ज्यादा जल्दबाजी करोगे ना, या फिर कोई भी चीज को आप जितना ज्यादा अपने वश में करने की कोशिश करोगे, फटाफट फटाफट सब सुन लेता हूँ, हो जाएगा, नहीं भाई, और दिक्कत देगा और कहीं ना कहीं तकलीफ आई जाएगी। तो
ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन को पूरा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, और अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो आप इसको रटोगे, और रटोगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसमें रटने जैसा बहुत कुछ है और समझने जैसा बहुत कम। एक के ऊपर एक टॉपिक लिंक है, एक के ऊपर एक टॉपिक लिंक, जैसे कि मैंने आपको बोला लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ही मैं आपको समझाता हूँ रिफ्लेक्शन। ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट स्टिल अगर मैं डेफिनेशन के टर्म्स बोलूं तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, क्या बोल रहा हूं, अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट की एक खाली रे ले लो। अच्छा देखो, जब ये बहुत सारे रेस को मिलाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सपोज करो ये एक रे, ये दो रे, ये तीन रे, ये चार रे, ऐसी बहुत सारी रेस को मैं मिलाता हूं ना, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। जब मैं सिर्फ एक सिंगल रे की बात कर रहा हूं ना, सिर्फ एक की लाइट की रे, तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बराबर? ठीक है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, क्या बोल रहा हूं, जब अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, भैया पॉलिश सरफेस आएगा ना? पॉलिश्ड कह सकते हो। चलो पॉलिश्ड के ऊपर मैं तुमको एक अच्छी सी बात बोलूंगा। पॉलिश्ड सरफेस बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, या फिर ओरिजिनल पाथ तो अलग हो जाएगा, बाउंसेस बैक when striking a surface bounces back is called reflection। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि इसने कहा पॉलिश्ड सरफेस आएगा ना, पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है? पॉलिश मतलब क्या? आपने शू पॉलिश देखी होगी, एकदम चमक रही होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी पॉलिश सरफेस है। ज्यादा करें ना हम, ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लिए हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, या फिर अपना इतना दिमाग आगे लेवल तक पहुंच गया है कि हम एक ग्लास का टुकड़ा लेते हैं, ग्लास के टुकड़े को पॉलिश करते हैं पीछे से, और वो पॉलिश किसकी होती पता है? चांदी के परत। चांदी का परत मतलब क्या? आपने देखा होगा कि मान लो कि ये एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के ऊपर ना पूरा सिल्वर का लेयर रख सकते हैं हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई, अपन को कम मत समझो, ह्यूमंस बहुत ज्यादा आगे लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो इसके ऊपर पूरा क्या कर देते? सिल्वर का कोटिंग कर देते। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, एकदम सिंपल कांच लेते हैं, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर देखो, यहाँ पे मैं पॉलिश कर दूंगा पूरा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये फ्रंट पार्ट हो गया, तो इसके बैक वाले पार्ट पे हम पूरा पॉलिश करेंगे, ठीक है। ये पूरी पॉलिश करेंगे किससे? सिल्वर से। सिल्वर चढ़ा देंगे इसके ऊपर, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर ना अपन थोड़ा सा सेडिमेंट कर देंगे, या फिर उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। अब कोटिंग क्या होता है तुमको पता होगा कि किसी कहीं कहीं सुना होगा तुमने, यार बाइक के ऊपर कोटिंग करा दे, यार अपने एक्टिवा पे कोटिंग करा देते, कार पे कोटिंग करा देते। कोटिंग मतलब क्या? एक थिन लेयर जिसके मदद से जो अपन ने डिपॉजिट किया है वो निकले, कि यहाँ से निकल के गिर ना जाए, तो इसीलिए इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, ठीक है। अब ये कोटिंग कर दिया, ये था क्या? ये एकदम सिंपल ग्लास था, ठीक है, ये सिंपल ग्लास था। ये ग्लास मतलब कैसा, तुमको पता है ग्लास कैसा होता है? एकदम आर पार दिखने जैसा ग्लास, जिसके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ अपन देख सकते हैं, वो ग्लास होता है। उसके ऊपर अपन ने सिल्वर रखा, उसके ऊपर अपन ने कोटिंग किया, और फिर जब अपन यहाँ पे देखते हैं ना, तो हमें अपना फेस दिखाई देता है, दैट इज रिफ्लेक्शन। अच्छा अब देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर ना दो तरह के रिफ्लेक्शन आते हैं, ये चीज आपको बुक के अंदर दी हुई है और आपको जाननी बहुत जरूरी है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना, ये इसके ऊपर होता है। अगर सरफेस बहुत अच्छे से पॉलिश्ड है, ये सरफेस है, ये बहुत अच्छे से पॉलिश्ड है, ठीक है, यानी मैं इधर से पॉलिशिंग कर देता हूँ, ये पॉलिशिंग का साइन होता है ये, तो नीचे अपन जो डैशेस बना रहे हैं ना, ये पॉलिश भी हो गया और साथ साथ में एक कोटिंग भी हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार थम्स अप दो भाई। नहीं समझ में आ रहा तो क्या फिर मैं अच्छा आगे बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ते जाऊंगा। ओके राकेश मुकुंद, ठीक है, श्याम, ओ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब है ना, यहाँ पे ना बहुत सारी पैरेलल रेस आती है। क्या आती है? बहुत सारी पैरेलल रेस, और ये सारी की सारी पैरेलल रेस है ना, ऐसे जाती है, वापस से पैरेलल जाती है। तो व्हेन पैरेलल रेस ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, व्हेन अ पैरेलल रेस ऑफ लाइट, एक रे नहीं, व्हेन अ पैरेलल रेस ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंसेस बैक अगेन इन पैरेलल पाथ, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब ऐसा नहीं होता
तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये पॉलिश नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ है। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा इसके ऊपर भी एग्जांपल। ये सारी रेस आई पैरेलल रेस, लेकिन ये पैरेलल रेस है ना, सबकी सब इस डायरेक्शन पैरेलल नहीं गई, कोई ऊपर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर आ रही है, कोई वापस से मतलब ऊपर जा रही है, इस तरह से, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं। सबकी सब पैरेलल आई तो थी, लेकिन सबकी सब पैरेलल नहीं गई, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के लिए जानने के लिए अपन को जो, मैं तुमको जो एग्जांपल दे रहा था कि सिल्वर कोटिंग करते हैं यार, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एक ट्राई करना, घर पे कहीं पे भी ग्लास हो ना, या फिर डोर हो, जहां पे भी खिड़की हो, कहीं पे भी हो, कि एकदम प्लेन हो, ठीक है, एकदम प्लेन हो, तो उसके पीछे है ना एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, देखा एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो अपन फूड के अंदर रखते हैं, वो भी चमक ही रहा होता है ना, लेकिन वो चांदी नहीं होता, बस इतना सा फर्क है। तो उसको आप पीछे रख के, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल रख दिया, ठीक है, और फिर आप जब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको अपना फेस दिखाई देगा। इतना बुरा नहीं है आपका फेस, लेकिन आपको अपना फेस दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखो बिकॉज वो भी एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम को हम ज्यादातर यूज क्यों नहीं करते हैं, या फिर सिल्वर को हम ज्यादातर यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, और वो स्क्रैचेस की वजह से ना वो स्मूथ, ये जो पॉलिश सरफेस है ना, पॉलिश के साथ में एक और आता है वर्ड स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और जब ये पॉलिश सरफेस बहुत ज्यादा घिस जाता है, घिस जाता है, घिस जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रफ, या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखो स्मूथ और रफ सरफेस में फर्क बता रहा हूँ। मान लो अपने ना, आप जो बुक, आपके पास में कोई भी बुक होगी, जैसे कि नोटबुक है, कोई भी बुक है, इसके ऊपर ना बहुत सारी पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही है। जैसे मान लो मेरे पास में ये बुक है, ठीक है, इस बुक के ऊपर ना बहुत सारी पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन ये पैरेलल रेस ऑफ लाइट है ना, एकदम से सबके सब पैरेलल नहीं जा रही है, ये डिफ्यूज हो रही है। तो इसीलिए ना हमको रूम के कोई भी कोने से फटाक से ये बुक दिख जाती है, कोई भी कोने से। अब मैं यहाँ पे मेरे रूम के अंदर देखने को चेयर दिख रहा है, बेड दिख रहा है, बहुत सारी बुक्स दिख रही है, ठीक है, व्हाइट पेपर एकदम क्लियर दिख रहा है, वो जो फर्नीचर किया हुआ है वो भी दिख रहा है मुझे, क्यों, बिकॉज इन सबके ऊपर ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आप ये मत समझना कि डिफ्यूज रिफ्लेक्ट का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, या फिर रिफ्लेक्शन का कोई और ही पार्ट है, नहीं, ये भी रिफ्लेक्शन ही है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन। और मैं तो कहूंगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसके मदद से हम ऑब्जेक्ट को ना एकदम फटाफट एक ही बार में देख पाते हैं। अगर मान लो हर एक ऑब्जेक्ट पर ये वाला रिफ्लेक्शन होता ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो मान लो कि सन है, सन की लाइट की रे एक मिरर पे गिर रही है, तो ना वो मिरर को देख भी नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि सारी की सारी लाइट की रे मेरे पास में आएगी या फिर कहीं और जाएगी। आपने कभी ये वाली चीज की होगी कि वॉच होगी, वॉच के ऊपर लाइट की रेस आ रही है, और आप ना उसको ऐसे से कर पा रहे हो, है ना, तो वहां पे ऊपर कहीं पे वो बनता है उसका वापस से रिफ्लेक्शन। दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वही है ना, किसी किसी घड़ी में ऐसा होता ही नहीं था, हम देखते थे यार मेरी घड़ी में हो रहा है, तेरी घड़ी में नहीं हो रहा है। दिस इज बिकॉज उसकी जो वॉच है ना, उसकी वॉच में ये वाला पार्ट आ गया है, रफ आ गया। और जो आपकी वॉच है ना, जिसकी मदद से दीवार पे वापस से वो बन रहा है, आपकी वॉच में स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रफ सरफेस होता है एंड इट इज नॉट पॉलिश्ड, या फिर अनपॉलिश्ड कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको दो पॉइंट कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और कितने तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। गिव मी अ थम्स अप। ओके, वेरी गुड। थोड़ा स्लो जाऊंगा, और डेफिनेटली स्लो जाना भी चाहिए। ओके नैन्सी, हाँ, तो अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज, एक और अच्छी चीज, ये ओके हो जाएगा। चलो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब, अब लॉ का मतलब होता क्या भाई, सबसे पहली बात तो भाई लॉ 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 क्या है। लॉ का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सही होगा, या फिर एक ऐसी कंडीशन जो हमेशा ऐसे ही होगी। ठीक है, जैसे कि अपन कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, न्यूटन्स लॉ, भाई वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वो एक लॉ, वो हमेशा ऐसा होगा ही होगा। तो वैसे ही हमेशा और हमेशा इसमें भी कुछ लॉ होंगे
यानी रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉ है, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉ होते हैं, लेकिन पहले अपन को रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ने हैं। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? an incident ray, a normal ray and a reflected ray lie on a same plane। अब इसका मतलब क्या है? तुम लोग ज्यादा करें इसको क्या फटाफट में, हाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इसका मतलब समझो कि इसका मतलब ये कह रहा है इंसिडेंट रे मतलब क्या, जो रे आ रही है और जो सरफेस को स्ट्राइक करने वाली, जैसे कि ये जो रे है ना, ये सरफेस को स्ट्राइक करने वाली, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और एक रे स्ट्राइक करके वापस जाने वाली है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस पॉइंट पे ना जब आप परपेंडिकुलर लाइन भेजो, क्या भेजो? परपेंडिकुलर लाइन भेजो इस पॉइंट पे, तो इसको आप बोलोगे नॉर्मल रे। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखना, परपेंडिकुलर, DICULAR, ठीक है। तो नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। देखो मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, मतलब ये इस साइड में जा रहा है, या फिर ये एक ऐसा प्लेन, ठीक है। ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये प्लेन, यानी देखो आप अगर बुक को ऐसे रखोगे ना तो ये प्लेन, आप जमीन पे ऐसे खड़े हो ना, ये प्लेन है, ऊपर वाला दीवार देख सकते हो, वो प्लेन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने ये कैसे ले लिया और ये इस तरीके का प्लेन समझाया हुआ, ठीक है। ऐसा प्लेन नहीं बता रहा हूं मैं, इस तरीके का प्लेन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे को रख देते हैं, मान लो ये ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है और यहां से ही एक इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। आपको समझ में आ रहा है? दे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। देखो सबका प्लेन सेम है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो सबका प्लेन सेम हो जाएगा, ऐसे कर दूं तो सबका प्लेन सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ रही है और ये इस साइड में जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट कि भाई ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे आ रही है और ये इधर की साइड में, मतलब आपके साइड में नहीं जा रही। प्लेन ऐसा था ना, प्लेन ऐसा था तो सबके सब इसी प्लेन पे जाएंगे, अगर प्लेन ऐसा था तो सबके सब नीचे, यानी ये भी नीचे ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, किसी को नहीं आया तो थम्स अप दो मुझे, कैसे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, थम्स अप, क्या क्लैप दे दो एक बार, थम्स अप तो बस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा सिर्फ। हाँ चलो ठीक है। देखो मुकुंद को आ गया, एक बार वापस सुनो। जैसे देखो कि ये पूरा एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है, मतलब ये पूरा बोर्ड मेरा एक प्लेन है। प्लेन मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है? एक मतलब सिंपल पेपर, जिसको अपन प्लेन कह सकते हैं। इधर जो रे आ रही है ना, ये रे जो वापस जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ना ऐसे नहीं निकलेगी, ये बाहर नहीं निकलेगी प्लेन से, या फिर ये ऐसे अंदर निकलेगी। ये जिस प्लेन से आ रही थी ना उसी प्लेन पे रहेगी, यानी ये इसी प्लेन के ऊपर रहेगी, यानी ये इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहेगी। ये व्हाइट बोर्ड के बाहर भी नहीं निकलेगी, ये व्हाइट बोर्ड के अंदर भी नहीं जाएगी, ये व्हाइट बोर्ड के थोड़ा सा इधर 45 डिग्री पे भी नहीं, ये पूरा का पूरा प्लेन पेपर पे ही जाएगी। यानी दो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है ना, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर रे ऐसे नहीं जाएगी भाई यहाँ से आ रही है और उधर जा रही है, नहीं, यहाँ से आ रही है तो इसी प्लेन पे जानी चाहिए। हाँ एंगल भी बता रहा हूं मैं, पहला फर्स्ट वाला थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया सबको? गिव मी अ थम्स अप। ओके, राकेश को समझ में आ गया, पलक समझ में आ रहा है ना? प्लेन का मतलब क्या हो गया भाई? आगे देखो तुम पढ़ोगे प्लेन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ोगे तब भी मेरे को वापस उनको समझाना पड़ेगा। प्लेन ऑफ अ पेपर, तो प्लेन ऑफ अ पेपर के अंदर भी सेम ऐसा होता है, ये प्लेन होता है, ठीक है। यानी प्लेन यानी एक सरफेस, मान लो ये सरफेस है ना, तो इसी सरफेस, मेरा जो हाथ दिख रहा है ना वो सरफेस है। देखो एक इंसिडेंट रे ब्लैक वाली है और रिफ्लेक्टेड रे ब्लू वाली, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकती भाई कि भाई इंसिडेंट रे ब्लैक वाली तो इस प्लेन पे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पे आ गई, नहीं भाई गलत हो जाएगा। ऐसे दो अलग अलग प्लेन नहीं हो सकते कि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, नहीं, दोनों सेम प्लेन होना चाहिए। आ रहा समझ में?
तो इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी था। नाउ द सेकेंड वन इज, सबको पता है, दैट इज एंगल ऑफ, फिर भी बता दे रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं और जाना जरूरी भी है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं गए तो अपन को शायद ये चैप्टर भूल जाएंगे, या फिर अपन को याद नहीं रहेगा कि अपन ने क्या क्या चीजें भूली थी। तो इसीलिए एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा तो कल को कुछ तो याद रहे, और जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है उसके लिए आगे का फिजिक्स का बेस अच्छा बन जाएगा, शायद आपका फ्यूचर बन जाए जिसको साइंस लेना हो। ठीक है, तो मैं तो नहीं ले पाया भाई, बड़ा बदनसीब हूं, मैं नहीं ले पाया। ठीक है, इवन इन कॉमर्स फील्ड वी हैव वेरी मच, बहुत सारा प्रोफेशन है इसके अंदर भी। देखो एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, पॉलिश्ड, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर, इररेगुलर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एन इंसिडेंट रे, अ नॉर्मल रे एंड अ रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ, और सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे बनाएगा एंगल, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? गिव मी अ थम्स अप। तो मैं भाई रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से छुट्टी ले सकता हूँ, और मैं तुमको दो चीज बता सकता हूँ उसके अंदर, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके चलो, सबका थम्स अप आ गया। नाउ मूविंग फर्दर। भैया बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है? हाँ ओह माय गॉड। अभी नहीं भैया प्रॉपर ही है, बराबर ही नेटवर्क इश्यू होगा। मेरे को तो ठीक है, रुको एक मिनट, शायद कनेक्टिविटी इश्यू होगा, आ जाएगा परफेक्ट। तुमको लेना है इसका स्क्रीनशॉट? हाँ भैया। ले लो फटाफट, ले लो, फिर डोंट वेस्ट टाइम। स्क्रीनशॉट लेके मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट। अब मैं आपको समझा रहा हूं ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इमेज के बारे में। कल मैं आपको है ना पूरा का पूरा समझाऊंगा कि भाई कैसे एक इमेज बनती है प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है, अभी भी बता सकता हूं, लेकिन क्या ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, और मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, ये सब चीजें तुम बतानी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या तुमको समझ में आ गया हो तो दैट्स वेरी गुड फॉर अस। आगे ना न्यूमेरिकल समय बहुत इजी हो जाएगा। तो बस ये जो मिरर के बारे में आ गया ना अभी बात, मिरर देख लिया अपन ने, तो मिरर के ऊपर ही मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट और इमेज। देखो फिजिक्स में ना ये दोनों का मतलब बहुत अलग है, ऑब्जेक्ट और इमेज, और ये दोनों का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच प्रोड्यूसेस अ रे, या फिर इट रिफ्लेक्ट्स अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की रे प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस इट्स रे ऑफ लाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट नहीं, व्हेन क्या कह सकते हैं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट के ऊपर बुक में कहीं कुछ लिखा हो तो, एनीथिंग, कोई भी चीज which gives out, anything which gives out light ray is called as an object। कोई भी चीज जो लाइट रे देती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ना दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको अपन, और दूसरी हो सकती है दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंड मतलब जैसे कि ट्री, जैसे कि बड़ा कोई मतलब ह्यूमन बीइंग, तो उन सबको अपन बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और पॉइंट मतलब क्या, जैसे कि एक लेजर लाइट जहां से पॉइंट निकल रहा हो उसको पॉइंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी एकदम छोटा डॉट जितना, पॉइंट लाइट को अपन डॉट करके सिंबलाइज करते हैं, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अपन इस तरह से सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं ना ए बी, तो ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट
पॉइंट से भी लाइट की रे निकल रही है और एक्सटेंडेड से भी लाइट की, मतलब इसमें इतनी सारी लाइट की रे निकल रही है और इसमें सिर्फ यहाँ से पॉइंट से लाइट की रे निकल रही है। ठीक है, तो भैया टॉर्च तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में आएगा ना? टॉर्च टॉर्च हाँ हाँ, अगर आप टॉर्च ऐसे इतना बड़ा टॉर्च समझ रहे हो तो इसको यहाँ पे लेना, और अगर आप खाली इतना सा पार्ट समझ रहे हो, मतलब वो बल्ब समझ रहे हो सिर्फ, तो उसको आप पॉइंट में कंसिडर करोगे। ठीक है, ओके। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया अपन को, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्चुअली समझ में आ गया कि भाई कोई भी चीज जो लाइट की रे देने वाली है और उसका रिफ्लेक्शन होने वाला है कहाँ पे, उस वो मतलब स्ट्राइक करने वाली है ऑन द मीडियम, या फिर वो रिफ्रेक्ट होने वाली है वो लाइट की रे, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज अ इमेज? इमेज क्या होती है? ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इमेज इज, इमेज के बारे में कोई कहीं लिखा हो बता दो मेरे को। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, या फिर अपन कह सकते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, लिखा हुआ है मेरा बाय ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट रेज, ध्यान समझना है इसको, रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से आ रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है, और रिफ्रैक्शन वाला भी पार्ट आएगा और गेटिंग रिफ्रैक्टेड। भैया एक बार वो ऑब्जेक्ट वाला समझा दो ना वापस से। ऑब्जेक्ट वाला क्या होता है कि कभी भी लाइट की रेस, ठीक है, कभी भी लाइट की रेस कहीं से भी निकलती है ना, विच गिव्स आउट, उस जहां से भी निकल रही है उस पर्टिकुलर चीज को, कोई भी चीज बोल रहा हूं ना, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, तो कोई भी चीज जो दे रही है, अब लाइट की रे ना दो तरीके से दे सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट की रे जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी दे सकती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी दे सकती है। नॉन ल्यूमिनस कैसे देगी? नॉन ल्यूमिनस रिफ्लेक्शन करके देगी। तो कोई भी केस में समझो, कोई भी केस में समझो, जब लाइट की रे कोई दे रहा है ना तो उसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे, ठीक है, और जब आप कोई भी चीज को अपीयर करते हुए देख सकते हो, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है, मीट तो लिखा ही नहीं मैंने, फ्रॉम अ रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट और आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस। अच्छा, ऑप्टिकल अपीयरेंस बोल दिया ना, ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब मिलना ही हो गया एक बार, ठीक है, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब क्या, जो ऑप्टिकल का मतलब होता है देखना, तो आप देख के कुछ अपीयरेंस देखोगे ना जो प्रोड्यूस हो रहा है कहां से, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होने के बाद में, ठीक है, यानी सिंपल भाषा में जब अपन ये मान लो कि ये अपना एक पॉइंट साइज, यहाँ पे दोनों चीज बता रहा हूं, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ये लाइट की रे प्रोड्यूस कर रहा है, तो लाइट की रे तो अलग अलग जगह पे जाती है, ठीक है, तो लाइट की रे प्रोड्यूस करने के बाद में ऐसे जा रही है, आगे जाके तो मिलने वाली है नहीं, तो पीछे जाके मिला देते हैं इनको, तो ये जब वापस से अपीयर हो रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट पॉइंट था ए, ये अपीयर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ इमेज, ठीक है, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस जब लाइट की रे कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, क्या होके आ रही है, स्ट्राइक करके आ रही है या फिर रिफ्रैक्ट होके आ रही है। आपने वो बीच में मतलब अभी जो आपने एग्जांपल दिया वो बीच में ये मिरर बनाया मिरर या है, फिर? हाँ ये मिरर बनाया मैंने, तो ये और यहाँ कॉन्वेक्स से मिरर हुआ ना? नहीं 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 बेटा, ये प्लेन मिरर बनाया, अभी कॉन्वेक्स कॉनकेव के ऊपर मैंने आपको नहीं समझाया, ये प्लेन मिरर हो गया। इमेज पीछे बन रही है उसकी। हाँ, वो दोनों मिरर के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा आगे कि कौन से मिरर में पीछे इमेज बनती है, कौन से मिरर में आगे इमेज बनती है, ये अपना कल का ही टॉपिक है, लेकिन अभी जब समझा दिया ना तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगा तुम्हारा दिमाग, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं तुमको रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको कल क्या क्या पढ़ाया। भैया बोर्ड हाइड हो गया। बोर्ड भैया हाइड हो गया। बैटरी लो हो गई, ओके सॉरी। आ रहा है बोर्ड, पूरा हाँ रिकॉर्डिंग का भैया। सिंबल आ रहा है क्या आपके ऊपर? हाँ भैया। थैंक गॉड।
चलो ठीक है, तो अभी आ रहा है बोर्ड बराबर क्लियर? भैया यस। तो अब देखो मैं वापस से आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज देखो, ये मैंने फिजिकल टर्म्स के अंदर बता दिया, अब मैं अपने अंदर बताता हूं कि अपन कैसे, जहां से भी लाइट आ रही है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जब लाइट की रे वापस कहीं पे मीट कर रही है या फिर वापस कहीं पे कुछ अपन को दिख रही है कि हाँ भाई यहाँ पे आ गई है, तो वहां पे हम बोलेंगे उसको इमेज। ठीक है, देखो ऑप्टिकल अपीयरेंस जो हम देख पा रहे हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, जो प्रोड्यूस कर रही है, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस हो रहा है कब? जब लाइट रेस स्ट्राइकिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद में प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे इमेज। ठीक है, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद में, दिख रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना ये चीज? हाँ भैया। हाँ, गिव मी अ क्लैप अगर नहीं आया हो तो। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफी कॉमन लॉजिक हो गया ये। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर भी जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा था, तो इमेज के ऊपर भी दो तरह की इमेज बनती है। एक होती है रियल इमेज, जो अभी अभी ध्रुव ने बोला अपन को, और एक होती है वर्चुअल इमेज, है ना? ध्रुव इसी बारे में बात कर रहा था कि सर इमेज वर्चुअल है कि रियल है। तो रियल इमेज कब बनती है? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे अपन देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जैसे देखो मैंने मिरर बताया, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सिनेमा हॉल में ना वहां पे एक आगे लेंस रखा हुआ होता है, मतलब यहाँ पे ही प्रोजेक्टर पे, और वो लेंस जाके आगे एक स्क्रीन के ऊपर इमेज बताता है अपन को, फिर वो पूरी मूवी देख सकते हैं, है ना? तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रियल इमेज। ये रियल इमेज नहीं है, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि इसकी रेज जो है ना वो मीट नहीं कर रही है, ये हम मीट करवा रहे हैं, तो इस पे हम बोलते हैं अपीयर्स टू मीट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मीट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है, आगे की बात नहीं लिख रहा हूं, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट appears to meet, इसके ऊपर मैं आपको कल का वापस अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए ये समझने में काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, आप तुम लोग बोलोगे सर प्लेन मिरर के ऊपर तो हम इमेज तो देख सकते हैं। अगर मान लो मैं घर पे, जो आपके घर पे जितने भी कांच है वो सब प्लेन मिरर है, वो सब कौन सी इमेज बना रहे हैं? वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। मतलब उस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो। क्या कह रहे हैं? आप स्क्रीन पे वो उस इमेज को नहीं देख सकते हो, लेकिन आप उस इमेज को मिरर में तो देख सकते हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मान लो कि आपने यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो इस मिरर पे मैं अपने आप को देख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इस मिरर की इमेज को, क्या कह रहा हूं मैं, इस मिरर की इमेज को मैं कोई टीवी में नहीं डाल सकता, मैं इस मिरर की इमेज को मैं कोई स्क्रीन के ऊपर नहीं डाल सकता। इस मिरर की इमेज को मिरर तक ही रख सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होगा कि भाई जैसे कि जो अपने पास प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर में क्या आगे एक लेंस रखा हुआ है, वो लेंस रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करने के बाद में वो रे जो है ना वो कहीं पे जाके प्रोड्यूस होती है, और वो कहीं पे जाके प्रोड्यूस होती है तो वो एक पर्दे के ऊपर अपन को दिखती है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, दैट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मैं दोनों के ऊपर तुमको अच्छे से समझाऊंगा कि व्हाट रियल इमेज इज एंड व्हाट वर्चुअल इमेज इज। लेकिन हाल फिलहाल आपको अभी तक जो मैंने लाइट का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने लाइट के बारे में अच्छे से समझाया आपको, क्या आपको वो सारे कंसेप्ट टर्म्स क्लियर हुए? क्योंकि कल मैं है ना, कल मैं काफी डेप्थ में जाने वाला हूँ लाइट के ऊपर। आज मैं सिर्फ आपको, हाँ वेरी गुड ध्रुव। मुझे Okay, इमेज नहीं समझ आया। कौन सा इमेज नहीं समझ में आया क्या बेटा आपको? हाँ, ठीक है, अभी के लिए इसको रियल और वर्चुअल में नहीं समझ आया। रियल और वर्चुअल नहीं समझ में आया। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के ऊपर मैं कल आपको डायग्राम्स के साथ समझाऊंगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा
थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। खाली इतना ध्यान रखो कि रियल इमेज जो है वो हमें एक्चुअली स्क्रीन पे मीट करती है और ये स्क्रीन पे मीट नहीं करती। या फिर ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज को मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं कल एक बार वापस बताऊँ, ठीक है। और कोई कहीं पे इसके पहले का कोई टॉपिक, जैसे कि लाइट के बारे में अपन ने पढ़ा, जैसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, जैसे कि रिफ्लेक्शन दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अगर ये प्लेन ऐसा है तो इंसिडेंट रे इधर आया, इधर गया, सॉरी ये प्लेन ऐसा है तो इधर आया और फिर ये वापस से इधर गया, ऐसे, ठीक है। और नॉर्मल रे यहाँ पे बीच में आएगा, तो यानी इस तरह से ये मैं कह सकता हूँ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड। अगर ये ऐसा है तो ये देखो मेरी फिंगर्स यहाँ पे आपको दिख होगी, यानी अगर ये इस तरह से है तो भी आपको दिख रहा होगा प्लेन, ये प्लेन था, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको समझाया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में मैंने आपको 2 चीज बताई कि रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की मदद से हमको काफी चीजें एकदम क्लियरली और फटाक से पकड़ में आ जाती है। नहीं तो अगर हमेशा हर जगह पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता ना तो अपने आंखों में हर एक चीज चुभती रहती, अरे यार क्या हो रहा है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया था वॉच वाला, वही वॉच को है ना अगर आप सनलाइट में किसी के आंखों के ऊपर डालो, उसकी आंखें बंद हो जाएगी, दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन समझाया। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या समझाया, उसके बाद में मैंने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में समझा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होती है और इमेज क्या होती है। जो चीज अपने लाइट प्रोड्यूस करती है कोई भी चीज, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब लाइट प्रोड्यूस करने के बाद में कहीं पे अपन को अपीयर करते हुए दिख रहा है, फिर कहीं पे उसका अपीयरेंस हो रहा है तो उसको अपन इमेज बोलते हैं। लाइट प्रोड्यूस करने के बाद में उसको कहीं पे अपीयरेंस हो रहा है। अब लाइट प्रोड्यूस करने के बाद में उसका अपीयरेंस कैसे होगा, जब लाइट करके आएगा तभी उसका अपीयरेंस होगा। तो लाइट प्रोड्यूस करने के बाद में उसका अपीयरेंस हो रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इमेज। इमेज के ऊपर मैंने आपको 2 इमेज बताई थी, रियल इमेज थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कल एक बार आपस से रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आ गया है? गिव मी अ थम्स अप। चलो वेरी गुड। मैं एक बार ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा सो दैट अगर तुमको रिवीजन में मिल जाए अच्छे से, भले इस वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड में देखो लेकिन देखा करो। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलता है कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई है आपको, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि क्लास में क्या पढ़ाया पता नहीं, क्या पढ़ाया होगा, कुछ तो पढ़ाया होगा, लेकिन अभी अपने पास में वो मौका है भाई, भले आप जो 1 आवर का वीडियो है उसको आप फॉरवर्ड करते जाओ, फॉरवर्ड करते जाओ, चलेगा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए अलविदा ले रहा हूं मैं, और कल मिलते हैं अपन विद द टाइमिंग, क्या टाइम, 4 o'clock।